हम्म। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रितेश भटनागर एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूं। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे कल राजस्थान की जलवायु, है ना। और उसमें हमने स्टार्टिंग की जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि जलवायु की विशेषताएं क्या क्या हैं। फिर हमने कल स्टार्ट किया था कि ऋतु निर्माण कैसे होता है, और फिर हमने ये बात की थी कि शीतकाल की विशेषताएं क्या क्या है। अब शीतकाल हमारा हो चुका है, इसका मतलब क्या आएगा? ग्रीष्मकाल। क्या आ जाएगा? अब ग्रीष्मकाल के साथ में हम यहाँ पे एक और बात जोड़ेंगे, और वो क्या है? वो है आपका मानसून। क्या आ जाएगा? ग्रीष्म काल के साथ में आपका मानसून काल भी आ जाएगा। जो लोग बिल्कुल जुड़ चुके हैं ऑनलाइन, सभी को धन्यवाद, राम राम। और हम बात करने वाले हैं ग्रीष्म काल की। किसके बारे में बात करने वाले हैं? ग्रीष्म काल की। या इसको मैं एक काम करता हूं, लिख देता हूं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म काल में आपका मानसून भी आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कल एक बात की थी कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है। तो बताएगा आप में से कि कब से कब तक होती है ग्रीष्म ऋतु? कब से कब तक बताई थी आपको मैंने? तो ग्रीष्म ऋतु की अवधि थी हमारी मध्य मार्च। अब मध्य मार्च से लेकर आपका मध्य जून हमने कहा था। अब यहां पे अगर आपसे यह पूछ ले कि किस तारीख से आपकी ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ माना जाता है, तो क्या बताओगे? 21 मार्च। क्या बता दोगे? 21 मार्च से आप ये कह सकते हो कि ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध के अंदर। अब यहां पर क्या क्या गतिविधियां घटित होती है इस मार्च के महीने से लेकर जून तक, उन सबको अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं कि मार्च महीने के अंदर एक तारीख जिसे हमने लिखा है 21 मार्च। 21 मार्च को जो है क्या होता है? सूर्य कहां चमकता है? सीधा इस समय कहां चमकेगा? कर्क रेखा पे। हाँ साथियों, भूमध्य पे। कहां चमकेगा? सीधा ये चमकेगा आपका सीधा ही भूमध्य रेखा पर। जब सूर्य आपका भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा है, कब? 21 मार्च को। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि आपका जब यहां पर सीधा चमक रहा है सूर्य, तो दोनों गोलार्धों के अंदर दिन रात बराबर होंगे। जब भी आपका सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकेगा सीधा, तो क्या होगा? इन दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे यहां से बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन यहां एक बात और कर लेते हैं कि इसी दिन, इस दिन के बाद से आप ये कह दो कि इस दिन के बाद से ये जो सूर्य आपका ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध के अंदर अपना क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाएगा। और इस दिन के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में गर्मी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। अब आप ये देखो कि मार्च महीने से आपकी ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। अब आगे क्या चलेगा आपका? आगे जो है आपका ये देखना है कि मई और जून, कौन सा महीना? मई और जून जो महीने हैं, इनमें ग्रीष्म का प्रभाव सर्वाधिक होता है। कब होता है? एक तो मई महीने के अंदर, एक आपका होता है जून महीने के अंदर ग्रीष्म का प्रभाव सर्वाधिक होता है। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गर्म महीना, सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो सबसे गर्म महीना कौन सा बताओगे आप साथियों? जून। कौन सा महीना हो जाएगा? जून का महीना सबसे गर्म है। क्यों है? तो हमने एक बात की थी कि जब सूर्य ऊपर आ रहा है तो किरणें सीधी गिरेगी, और सीधी किरणें क्या करती है? तापमान को बढ़ाती है। और जब तापमान बढ़ता है तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये अपन पढ़कर आए थे। अब इस समय हम एक और बात कर लेते हैं कि जून के महीने में एक तारीख हमको ध्यान रखनी है, और वो क्या है? 21 जून। 21 जून को क्या होता है? तो ध्यान ये रखना कि 21 जून को जो सूर्य आपका जो है वो कहां आ जाएगा? अब कर्क रेखा पे। कहां आ जाएगा? कर्क रेखा पर आपका सूर्य चमकेगा सीधा। कैसा चमकेगा? सीधा चमकेगा, ठीक है। तो जब सूर्य आपका सीधा यहां कर्क रेखा पर चमक रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यह 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यह 21 जून क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो हम यहां कह सकते हैं कि 21 जून को जो है दिन और रात की स्थिति क्या बनेगी? तो हम यहां कह सकते हैं कि 21 जून को दिन तो क्या हो जाएगा? बड़ा, और रात, वेरी गुड। तो ध्यान रखना कि सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कौन सा है? 21 जून। इस क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है, तो कब होती है आपकी? 21 जून को। जबकि सबसे लंबी रात कब
कब होती है? 22 दिसंबर को। इस चीज का भी अपने को ध्यान यहाँ पे रखना है। बिल्कुल जो लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन वे सभी लोगों को नमस्कार मेरा, और जुड़े रहिएगा आप। कमेंट में बार बार नहीं पढ़ पाऊंगा तो क्लास के एंड में आपके सारे कमेंट में देख लूंगा, है ना, निश्चिंत रहिएगा। चलते अपन आगे यहाँ से बात कर लेते हैं कि 21 जून को सूर्य चमक रहा है सीधा कहाँ पे? कर्क रेखा पे। और मैंने एक बात बताई थी, जब सूर्य यहां चमकेगा सीधा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? कर्क संक्रांति। क्या बोलेंगे? कर्क संक्रांति कहेंगे। जैसे हमने बात की थी मकर संक्रांति की, वैसे ही ये क्या हो जाएगी? कर्क संक्रांति हो जाएगी। तो एग्जामिनर आपसे तरह तरह से प्रश्न पूछ सकता है। दिन बड़ा कब होता है? तो भी यह है। रात छोटी कब होती है? तो भी यह है। और कर्क संक्रांति कब मनाते हो? तो भी आपको ध्यान रखना है 21 जून को। कोई आपत्ति किसी की? आगे यहां से हम बढ़ेंगे और इसमें हम एक बात और जोड़ लेते हैं कि 21 जून को जब आपका दिन बड़ा है, सूर्य की किरणें सीधी गिर रही है, तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि सामान्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्म दिन कौन सा होता है, सबसे गर्म दिन कौन सा होता है, तो क्या बताएंगे? 21 जून। तो दिन बड़ा भी है और सबसे गर्म भी है। तो हमसे जो भी प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर, उसके लिए हम तैयार हैं। तो ये क्या है? सबसे गर्म है, सबसे क्या हो जाएगा? गर्म दिन हो जाएगा। इसका ध्यान भी रखना है। क्लियर सभी का यहां तक? अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब ये हमको देखना है कि जो आपका ग्रीष्म काल होता है, इस ग्रीष्म काल में और क्या क्या गतिविधियां होती है। तो एक गतिविधि जो आप अच्छी तरह से जानते हो, बचपन से सुनते हुए आ रहे हो, लू। क्या है? लू। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं कि लू क्या है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि लू क्या है, लू पवन है या हवा है? लू पवन है या हवा है? बताइए। गर्म हवा। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। यहां पर मैंने आपसे पूछा कि लू पवन है या आपका हवा है। तो जो लोग पहले मेरे साथी हवा कह रहे हैं या वायु कह रहे हैं, वो कौन कौन है? वो अपने हाथ ऐसे कर ली एक बार। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हवा है, वेरी गुड। और जो कहते हैं कि सर पवन है, वे अपने हाथ ऐसे कर लें, वेरी गुड। मतलब लगभग लगभग जो बराबर चल रहे हैं। आधी क्लास का समर्थन इसको मिल रहा है, आधी को इसका मिल रहा है। अब जिसको मेरा मिलेगा वो निर्णायक हो जाएगा। तो जो लोग ऊपर वाले हैं वो तो गलत है। आपको याद करना पड़ेगा कि मैंने बताया था कि जो हवा या वायु होती है वो गति करती है ऐसे या ऐसे, या तो ऊपर या नीचे। लेकिन जो पवन होती है गति करती कैसे? क्षैतिज। अब मान लो आप यहाँ बैठे हो और ग्रीष्म काल का समय है, लू कैसे आएगी? ऐसे आएगी ना, ऐसे आ सकती है। तो ये क्षैतिज गति हुई, तो ये क्या हुआ? पवन। तो लू क्या है? स्थानीय गर्म पवन। क्या है लू? लू जो है स्थानीय गर्म पवन है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि लू क्या है, तो हम बता देंगे स्थानीय गर्म पवन है। इससे प्रभावित कौन होता है? तो इससे केवल राजस्थान नहीं, राजस्थान तो हो रहा है, लेकिन राजस्थान के साथ में पूरा उत्तर भारत इससे प्रभावित होता है। तो लू से प्रभावित होता है, ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो ध्यान वहां रखना, उत्तर भारत अगर ऑप्शन में है तो वहां टिक लगा देना कि उत्तर भारत आपका पूरा प्रभावित हो रहा है। उत्तर भारत में आपका राजस्थान वाला इलाका भी आ गया है और जो हमारे पड़ोसी राज्य वे भी आ चुके हैं। क्लियर सभी का? यहां तक आगे यहां से हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लू के बारे में और क्या क्या प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। तो दो प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं कि लू के बारे में। एक तो पूछता है कि लू की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। और एक पूछता है कि लू के चलने की दिशा कैसी है या कौन सी है। लू के चलने की दिशा कौन सी है, उसकी बात भी आपसे पूछेगा। प्रकृति के बारे में जब प्रश्न पूछेगा तो ये ध्यान रखना कि लू जो है वो कैसी है? उष्ण शुष्क है। लू कैसी है? उष्ण शुष्क है। अब एक बात समझो, जब हम छोटे थे तब क्या बोलते थे? घर के गर्मी के समय में दिन में बाहर मत निकलो, क्या लग जाएगी? लू लग जाएगी। अब आप निकल गए गर्मी के समय में, दिन में बाहर निकल गए, तो लू क्या करेगी? आके चिपकेगी आपके? नहीं चिपकेगी। तो होता क्या था कि लू कैसी है? उष्ण शुष्क है। इसका पेट खाली है, शुष्क है ना, ये तो सूखी है। तो जैसे आप इसके संपर्क में आओगे तो आपके शरीर की आर्द्रता को ये ग्रहण कर लेगी, ठीक है, और आप क्या हो जाओगे? डिहाइड्रेट। और जैसे आप डिहाइड्रेट हो गए तो क्या हो जाएगा? उल्टी दस्त। हम क्या बोलेंगे? लू लग गई। क्या लग गई? लू लग गई। और 3 दिन रेस्ट करो, वापस आप फिट हो जाओगे, हाँ या ना। तो ये इसकी प्रकृति है, इस कारण से आप ऐसे बीमार हो रहे हो। चलने की दिशा क्या है इसकी, तो ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलने की दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर ये चलती है। तो लू कहां से कहां की ओर चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। प्रकृति क्या है? तो प्रकृति उष्ण शुष्क है। कोई आपत्ति?
अब इसी समय में, इसी टाइम पीरियड में एक घटना और हो रही है, और वो जो घटना आपकी हो रही है उसमें हम कहते हैं उसे कि रेतीली आंधियां। क्या आ रही है? रेतीली आंधियां आपकी आ रही है, उसमें रेत उड़ रही है। और उस रेतीली आंधियों को राजस्थान के अंदर एक नाम हम दे रहे हैं बबूलिया। ये बबूलिया जो है ये स्थानीय नाम है। किसका स्थानीय नाम है? रेतीली आंधियों का, रेतीली चक्रवातों का ये स्थानीय नाम है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि बबूलिया क्या है? रेतीली आंधियां। अब ये सबको पता है, इसलिए प्रश्न ऐसे नहीं बनता है। क्या पूछ लिया एग्जाम में? एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया कि बबूलिया या जो आपका है रेतीली आंधियां, ये कैसे बनती है, ये कैसे चलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके पीछे काम कौन कर रहा है? संवहनीय हवाएं। कौन काम कर रहा है? संवहनीय हवाओं के माध्यम से ये चल रही है। कैसे चल रही है समझो, कि जब आपका ग्रीष्म काल होता है, दिन का समय में क्या हो रहा है? तेज धूप पड़ रही है, तो सतह गर्म हो जाएगी। जैसे सतह गर्म हुई तो सतह के निकट की वायु क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और वो गर्म वायु क्या हो जाएगी? ऊपर उठेगी। और जब ये ऊपर उठ रही है तो सतह के ऊपर जो आपके रेत के कण हैं, कोई हल्के पदार्थ, कागज, प्लास्टिक, कुछ भी है, उनको क्या कर रही है? अपने साथ लेके ऊपर उठ रही है। और जिस दिशा में ये बढ़ेगी तो क्या करेगी? हो सकता है इधर जाए, हो सकता है इधर जाए। जिस भी दिशा में जाएगी तो क्या करेगी? एक भंवर का निर्माण करेगी, एक चक्रवात का निर्माण करेगी, है ना। और वो चक्रवात ये जो आपका है, वो किसका चक्रवात है? आपका रेत का। उसे हम क्या बोल रहे हैं? बबूलिया। तो बबूलिया को उत्पन्न करने में सहायक है कौन? संवहनीय हवाएं। कौन? संवहनीय हवाएं सहायक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यही बात आगे और आएगी वापस से, क्योंकि अपन ने एक बात और पढ़ी थी कि जो पवन, जो आपकी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी, वो ऊपर जाके ठंडी भी होगी। तो उसके आगे का जो प्रोसेस है वो क्या है, उसकी हम बात यहाँ पे आगे करेंगे। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि बबूलिया क्या है और लू क्या है। दोनों बातें क्लियर हैं? कोई आपत्ति किसी की? अब यहां एक बात और देखना है हमको कि सर्वाधिक जो आपकी आंधियां हैं वे कहां आती है। जो आंधियां आपकी आ रही है राजस्थान के अंदर, रेतीली आंधियां, वे सर्वाधिक कहां आती है और आपका न्यूनतम कहां आती है? सर्वाधिक और न्यूनतम। ठीक है। तो सर्वाधिक जब हमसे पूछेगा तो हमको पता ही है कि सर्वाधिक कहां आएगी? मरुस्थल में आएगी। सर्वाधिक कहां आएगी? मरुस्थल में आएगी। और न्यूनतम कहां आएगी? जो एरिया पर्वतीय होगा या जो एरिया आपका कैसा होगा? पेड़ पौधे वाला होगा, वहां कम आएगी। तो ध्यान रखना कि सर्वाधिक आती है श्री गंगानगर में। कहां आती है? श्री गंगानगर के अंदर आती है। संभाग पूछे तो बीकानेर, संभाग पूछे तो क्या आ जाएगा? बीकानेर। श्री गंगानगर में कितने दिन आती है? 27 दिन। कितने दिन आती है? 27 दिन आपकी जो है ये आंधियां आती है। पूरे वर्ष की बात हो रही है, औसत है ये। और न्यूनतम आती है हमारे झालावाड़ में। कहां आती है? झालावाड़ में 3 दिन। झालावाड़ में कहां पे? 3 दिन। तो आप एक बात को देखो, यहाँ पे झालावाड़ कहां आ रहा है राजस्थान के अंदर? दक्षिण पूर्व में। कहां आ रहा है झालावाड़ आपका? दक्षिण पूर्व की ओर आपका जो है झालावाड़ आता है। जबकि जो गंगानगर आपका है वो कहां आ रहा है? उत्तर की ओर। तो यहां पे प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि राजस्थान में रेतीली आंधियों की जो दिन की संख्या है वो कहां से कहां की ओर जाने पर बढ़ती है। तो आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर ये आंधियां बढ़ेगी। और घटती कहां से कहां तक है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व आओगे तो ये आंधियों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? घटेगी। क्लियर सभी का यहां तक? इस चीज का हमको ध्यान रखना है। और ये दोनों के बारे में प्रश्न आ चुका है। आगे यहां से बढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर ली है किसके बारे में? आंधियों के बारे में हमने बात यहां पे कर ली है। इसमें एक और बात हम जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं उसको समझो। हमने एक बात और जोड़ी हुई थी, जो जैसा कि आपको पता लग गया होगा क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, कि ग्रीष्म काल के साथ में मानसून की बात भी हम करने वाले हैं। पर एक बात समझो कि मानसून आएगा तो बरसात होगी और ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कितना भयंकर ग्रीष्म काल होता है। और कुछ स्थान ऐसे हो जाते हैं कि ग्रीष्म काल में वहां पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। पीने के लिए 2 गड़ा पानी भी नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता है? 2 गड़ा पानी भी नहीं मिलता। गड़ा मतलब मटका होता है अपने, तो 2 गड़ा पानी भी नहीं मिलता है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान में 2 गड़ा क्या है। क्या पूछ लेगा? राजस्थान में 2 गड़ा क्या होता है। तो 2 गड़ा क्या है, इस चीज को ध्यान रखना कि 2 गड़ा जो है ये प्री मानसून है या प्री मानसून की वर्षा है। प्री मानसून की वर्षा को हम क्या कह रहे हैं राजस्थान की स्थानीय भाषा में? 2 गड़ा। क्या बोल रहे हैं? 2 गड़ा बोल रहे हैं। तो प्री मानसून को हम क्या कह रहे हैं? 2 गड़ा कहते हैं। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अब ये प्री मानसून क्या है? देखो
आप लोग सभी लोग जो है स्कूल लेवल पढ़ते थे तो 10वीं बोर्ड था, 12वीं बोर्ड था, बोर्ड से पहले एग्जाम होता था, है ना, एक टेस्ट होता था, एक ट्रायल होता था, उसे हम कहते थे प्री बोर्ड। क्या कहते थे? प्री बोर्ड। तो प्री बोर्ड यानी कि बोर्ड के एग्जाम से पहले की परीक्षा। अब ये क्या है? प्री मानसून, यानी मानसून के आगमन से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाएगी? आपकी प्री मानसून। अब वापस एक बात आ जाती है, ये प्री मानसून की बारिश आएगी कहां से? ये प्री मानसून की बारिश आएगी कहां से? कोई बताएगा आपको आप में से? तो ये जो प्री मानसून की बारिश आपकी है वो भी कैसे आती है? वो आती है समवहनीय हवाओं से। कैसे आती है? समवहनीय हवाओं से आती है। अब ये समवहनीय हवाएं कहां से आई? तो आपने अभी एक बात पढ़ी थी कि जब ग्रीष्मकाल होता है तो हमारे यहाँ जो है सतह है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और जब सतह गर्म हो जाती है तो सतह के निकट की जो हवाएं हैं वे गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। हाँ या ना? कल की क्लास में आपको मैंने बताया था कि जब ऊंचाई पे जाओगे, समुद्र तल से या पृथ्वी तल से जब आप जाते हो कहां पे? क्षोभ मंडल की ओर, तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। हाँ या ना? तो जैसे ही ये पवने अब यहां से उठ के ऊपर गई, हवाएं जो ऊपर उठ के गई है वे ऊपर जाके क्या हो जाएगी? ठंडी। और ठंडी हवाएं कैसे हो जाएगी? भारी। कैसे हो जाएगी? भारी। और ये भारी हवाएं जो है वापस कहां आएगी? नीचे बैठेगी। कहां बैठेगी? नीचे बैठेगी। तो जब ये नीचे बैठ रही होगी मेरे साथियों, तो नीचे का जो भाग है वो तो ऑलरेडी गर्म है पहले से ही। तो यहाँ पे क्या होगा? इस संवहनी क्रिया के कारण यहाँ पे बादल बनेंगे और उन बादलों से यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगी। और ये वर्षा कब हो रही है? मानसून के आगमन से पूर्व हो रही है। मानसून के आगमन से पूर्व हो रही है। इस कारण से इसे हम क्या बोल रहे हैं? प्री मानसून। क्या बोल रहे हैं? प्री मानसून की वर्षा कह रहे हैं। और प्री मानसून की जो वर्षा है उससे हम राजस्थान में क्या कहते हैं? उससे हम राजस्थान के अंदर कहते हैं दो गड़ा। तो एग्जाम में सिंपल प्रश्न पूछ लेगा कि राजस्थान में दो गड़ा क्या है? राजस्थान में दो गड़ा क्या है? तो आप इसका आंसर क्या दे दोगे? प्री मानसून की वर्षा। कोई किसी की आपत्ति? तो जो जून महीने की बात हमने कर ली यहाँ पे, और पूरा ग्रीष्मकाल हमने देख लिया, ग्रीष्मकाल में कौन कौन सी गतिविधियां हमारे यहाँ होती है। अब इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम बात करते हैं मानसून की। किसकी बात करेंगे? तो देखो, मानसून जो है एक अरबी शब्द से बना है, मौसम शब्द से, जिसका सीधा अर्थ आपका होता है मौसम। ठीक है। अब मानसून जो आपका है वो आ कहां से रहा है? मानसून आ कहां से रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो मानसून जो काल हमारा है, एक तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर जो है वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन मानसून से। किससे होती है? ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है, ये ध्यान रखना। तो मानसून कब आता है? ग्रीष्मकाल में आता है। अब ये मानसून आ क्यों रहा है और कैसे आ रहा है उसकी कुछ बात मैं आपको कल बता चुका था, पर वापस यहाँ पे हम एक बात और जोड़ लेते हैं कि देखो, जब आपका ग्रीष्मकाल होता है तो जो भारत हमारा है, इस भारत का मुख्य रूप से उत्तरी भाग, कौन सा भाग? उत्तरी भाग जो आपका है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा यानी ताप क्या हो जाएगा? इसका ताप हो जाएगा उच्च। ताप क्या हो जाएगा? और दाब क्या हो जाएगा? निम्न। तो ये ग्रीष्म काल में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब का केंद्र बनता है। कैसा केंद्र बनता है? निम्न दाब का केंद्र बनता है। अब क्या होगा कि इसकी तुलना में जो आपका ये हिंद महासागर का भाग है, कौन सा भाग है? हिंद महासागर का भाग है। ये हिंद महासागर का भाग इसकी तुलना में ठंडा होता है। स्थलीय तुलना में क्या होता है? ठंडा होता है, यानी तापमान कम होता है। और जब तापमान कम होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? उच्च। तो ये उच्च दाब का क्षेत्र हो जाता है और ये निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है। और नियम क्या बताया था कि पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। इसी कारण से क्या हो रहा है कि ये यहाँ जो आपका है हिंद महासागर, इस हिंद महासागर में इस तरफ मतलब क्या हो जाएगा? इस तरफ का मतलब ये हो गया कि अगर आप दिशा की बात करते हो तो भारत के संदर्भ में यह दिशा कौन सी है? भारत के संदर्भ में यह दिशा है दक्षिण पश्चिम। कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। तो हिंद महासागर में भारत के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम भाग में मानसून उत्पन्न होता है। और यह दक्षिण पश्चिम भाग कहां आ रहा है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप के निकट में एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर, और उसके निकट आपके एक द्रोणी है समुद्र के अंदर जिसका नाम है मैस्कर्नी द्रोणी। ठीक है। उस द्रोणी के निकट में आपका ये मानसून उत्पन्न हो रहा है और जिसकी दिशा भारत के संदर्भ में क्या आ रही है? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। इसीलिए इस मानसून को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून।
अब ये ध्यान रखना है कि यह मानसून यहां से उठा, यह मानसून यहां से आगे बढ़ेगा, कहां बढ़ेगा, भारत की ओर बढ़ेगा, कहां बढ़ेगा, भारत की ओर बढ़ेगा। और जब भारत की ओर बढ़ेगा तो सबसे पहला जो सतह आपकी आ रही है वो किस राज्य की आ रही है, यहां देखो केरल की, किसकी आ रही है, केरल राज्य की सतह यहां पर आ रही है, ये केरल का क्षेत्र है। तो ये यहां पर आएगा जब ऊपर की तरफ, तो यहां आकर ये टकराएगा किससे, सतह से। और जब ये टकराएगा तो ये दो शाखाओं में बट जाएगा, क्योंकि यहां पर स्थल है, आप देखो पूरा नीचे समुद्र है, लेकिन जैसे ऊपर आया तो यहाँ स्थल आ गया, स्थल के एक तरफ इधर आपका समुद्र है और एक तरफ इस तरफ समुद्र है। क्लियर सभी का। तो क्या होगा, जैसे ये टकराएगा तो एक शाखा जो है वो जाएगी इस तरफ, क्या है इसकी बात हम आगे करेंगे, और एक जो शाखा है साथियों वह शाखा जा रही है इस तरफ। क्लियर सभी का। अब आपको यह पता होना चाहिए कि हिंद महासागर के ही वापस दो भाग है। पहला भाग जो इस तरफ वाला है इसे हम कहेंगे अरब सागर। पहला भाग कौन सा है, ये वाला अरब सागर। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इधर वाला, इसे हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो जो लोग लाइव देख रहे हैं अभी वे भी कमेंट करेंगे कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़ा कौन है, क्षेत्रफल के आधार पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़ा कौन है, इसका आंसर आप भी दीजिएगा। और जो लोग यहाँ बैठे हैं हमारे साथ में, क्योंकि ये जो क्लास है वो चल रही है लाइव फ्रॉम क्लासरूम, कोई भी क्लास अभी जो देख रहे हैं आप ऑनलाइन वो चल रही है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। तो अभी यहाँ जो बैठे हैं साथी हैं उनसे मेरा प्रश्न ये है कि कौन इनमें बड़ा है, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। चलो वेरी गुड, कुछ आंसर आ रहा है। तो अरब सागर वाले कौन कौन है, वेरी गुड, कुछ एक हाथ खड़े हुए हैं बहुत सारे। चलो, और बाकी जो बंगाल की खाड़ी वाले में कौन कौन है, जिनके हाथ नहीं खड़े हुए वे हैं या वो निर्दलीय हैं। वेरी गुड, बंगाल की खाड़ी में भी है आंसर। तो बंगाल की खाड़ी थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर साथियों, अरब सागर बड़ा है जबकि बंगाल की खाड़ी छोटी है। क्लियर सभी का यहां तक। अब हम आगे बात यहां पर ये कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर जो है इन दोनों से वर्षा होती है, अरब सागर से भी होती है और बंगाल की खाड़ी से भी होती है। लेकिन एक बात देखो कि हमारे निकट में कौन है, अरब सागर हमारे निकट में कौन है। तो पहले मानसून कौन सा आएगा, अरब सागर, और बाद में कौन सा आएगा। अब इसी को मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं क्योंकि इसमें बहुत आपका जो है जगह बची नहीं है, थोड़ा छोटा बनाता हूं इस बार में डायग्राम। देखो यहां साथियों कि दो हम पढ़ रहे हैं कि दो प्रकार की जो है आपकी मानसूनी शाखाएं हैं। अब पहली जो शाखा है वो आपकी आ रही है यहां से ऊपर, जिसे हम कह रहे हैं अरब सागर का मानसून। अब आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान के सबसे निकट का समुद्री इलाका कौन सा है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी। तो एक प्रश्न सीधा आपका यहां बन गया कि राजस्थान के सबसे निकट का समुद्री क्षेत्र है, क्या बताओगे, कच्छ की खाड़ी, जो लगभग 225 किलोमीटर अपने से दूर है। अब ये किसका भाग है, यह भाग है अरब सागर का। किसका भाग है दोस्तों, अरब सागर का। इधर क्या बताया था मैंने आपको, बंगाल की खाड़ी। अब एक प्रश्न और दिमाग में आ जाता है आप लोगों के, आया तो नहीं होगा पर बता देता हूं क्या आना चाहिए, कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि इस क्षेत्र को तो हम कह रहे हैं बंगाल की खाड़ी और इसे हम कह रहे हैं अरब सागर। तो क्या डिफरेंस है एक सागर में और एक खाड़ी के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए। कोई तो ऐसा कारण होगा कि जिस कारण से आप इसको जो है सागर कह रहे हो, इसको खाड़ी कह रहे हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि खाड़ी की परिभाषा होती है किसी भी क्षेत्र में, अगर आप पढ़ रहे हो कि भाई खाली जो है फला की खाड़ी है, तो कोई भी खाड़ी जो है वो कब होगी, ध्यान रखना। खाड़ी की परिभाषा क्या होती है कि वह जल क्षेत्र जो तीनों ओर से स्थल से घिरा हो, वह जल क्षेत्र जो तीनों ओर से स्थल से घिरा हो। तो अगर आप जब देखते हो बंगाल की खाड़ी को, तो इसके एक तरफ स्थल, इसके दो तरफ स्थल, और यहां आगे और ये देश भी है तो इसके तीन तरफ स्थल। जब तीन तरफ स्थल खंड आ गया किसी जल खंड के, तो क्या हो जाएगा, खाड़ी बन जाएगी। तो पूरे विश्व में कहीं भी आपको खाड़ी दिखती है तो वो खाड़ी जो आपकी है वो कब बनेगी, जब उसके तीनों तरफ क्या होगा, आपका स्थल का भाग होगा। क्लियर सभी का यहां तक। चलिए आगे यहां से हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कि एक जो आपका हमने बात की कि सबसे निकट की जो आपकी जो जल क्षेत्र है या समुद्र क्षेत्र है वो कौन सा है, कच्छ की खाड़ी। राजस्थान के सबसे निकट में कौन है, कच्छ की खाड़ी। तो राजस्थान में अरब सागर का मानसून किस जल क्षेत्र से प्रवेश करता है। तो अब यहां पे एक बात ध्यान रखना कि एक हमारे पास में प्राकृतिक अवरोध है,
और वो अवरोध कौन सा है? तो वो अवरोध है आपका अरावली। कौन है? अरावली आपका एक अवरोध है। अब होता यह है कि जब आपका मानसून यहां से आ रहा है तो ये इसके समानांतर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसके कारण इससे क्या होगा? पश्चिम राजस्थान में कम वर्षा। पश्चिम राजस्थान में क्या हो जाएगा? कम वर्षा। सेकंड क्वेश्चन एक और आ जाता है कि जो अरब सागर का मानसून है ये राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करेगा? राजस्थान के किस जिले के अंदर सबसे पहले प्रवेश करेगा? तो कोई बताएगा आप में से कि, और जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट करते रहना कि कौन से जिले के अंदर सबसे पहले प्रवेश आपका करेगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? बांसवाड़ा। वेरी गुड। तो बांसवाड़ा क्यों आ जाएगा? क्योंकि राजस्थान के सबसे दक्षिण में जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। तो पहले वहीं प्रवेश करेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि अरब सागर का मानसून राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करेगा, तो बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है। फिर वर्षा कम क्यों करता है? क्योंकि इसकी दिशा अरावली पर्वतमाला के समानांतर है। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड वाले भाग पर। तो सेकंड वाले भाग में कौन आपका आ रहा है? तो सेकंड वाले भाग में आ रहा है बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी हमसे दूर है। बंगाल की खाड़ी क्या हमसे दूर है, तो इसको आने में क्या लगेगा? समय लगेगा। आने में क्या लगेगा? समय लगेगा। और दूर है तो क्या होगा? जब यहां से पानी लेके उठेगी तो यहां से यहां तक आते आते रास्ते में पानी बरसाते हुए आएगी, तो इसमें जल की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जल की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब एक और बात यहां जाती है कि जैसे ये एंटर हो रही है राजस्थान में और एंटर होने के बाद आगे बढ़ रही है, तो रास्ते में कौन आ गया इसके सामने? अरावली। और अरावली क्या करेगा? इसको रोक देगा। और मैंने कल बताया था कि जैसे ही कोई अवरोधक आ जाता है तो ऑटोमेटिक वहां पे क्या हो जाएगा? बारिश होना शुरू हो जाएगी। इसी कारण से आपको यह ध्यान रखना है कि जो पूर्वी राजस्थान आपका है वहां पर आपकी वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होती है। तो आपके दो प्रश्न वापस तैयार हो गए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून की शाखा से होती है? दोनों शाखाएं हैं। ठीक है। तो किससे हो रही है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा हो रही है, जबकि कम किससे हो रही है? एक और क्वेश्चन कि भैया ये जो आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून है ये राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करेगा? वेरी गुड। किसमें प्रवेश करेगा? ये झालावाड़ में। क्योंकि जो झालावाड़ आपका है वो दक्षिण पूर्वी आपका जो है भाग है, तो जब एंटर करेगा तो सबसे पहले रास्ते में कौन आएगा? झालावाड़ ही आएगा। इससे वहां से ये प्रवेश करेगा। आगे यहां से हम और बात करते हैं मेरे दोस्तों कि एक क्वेश्चन यहां एग्जामिनर नया बना सकता है। अभी तक तो अपन बात कर रहे हो तो पारंपरिक क्वेश्चन हो गए। ये प्रश्न पूछ ले आपसे कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली मानसून की शाखा कौन सी है? राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली मानसून की शाखा कौन सी है? क्या बताओगे? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी? चलो वेरी गुड, दोनों में बंटवारा हो जाता है। देख लेते हैं कौन कौन किसके अंदर है। जो कहते हैं कि अरब सागर जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र को प्रभावित करता है, वे कौन कौन है दोस्तों? ऐसे अपने हाथ ऊपर कर लीजिएगा। वेरी गुड। और जो कमेंट कर सकते हैं वो कमेंट कर लीजिएगा कि सर्वाधिक क्षेत्र को कौन सी शाखा प्रभावित करती है, क्वेश्चन है। चलो, बंगाल की खाड़ी वाले कौन कौन है? ज्यादा बंगाल की खाड़ी वाले हैं और कम जो है वो अरब सागर वाले हैं, जबकि राइट अरब सागर है। यहाँ पे वोटिंग से फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे चेक करना था कि आप में से कितने लोगों को चीजें समझ में आ रही है ना। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आप ये देखो कि ये अरावली, राजस्थान का अधिकांश भाग कहाँ है? अरावली के पश्चिम में। अरावली के पश्चिम में है ना, क्या है वो? मरुस्थल है। 61.1% अपन पढ़कर आए हैं। तो ये ध्यान रखना कि इस पूरे भाग के अंदर कौन जा पा रहा है? केवल भाई इसको तो इसने रोक लिया ना, तो ये तो जा ही नहीं पा रही है वहां तक। अब बचा जो शेष भाग है उसमें कौन जा रहा है? तो छोटे भाग को कौन देख रहा है? बंगाल की खाड़ी। बड़े भाग को कौन देख रहा है? कोई आपत्ति? इस डायग्राम के अंदर अपन जो है आगे जब लिखेंगे तब इसकी और बात अपन आगे करते हुए चलेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण है। कौन से मानसून से वर्षा होती है राजस्थान में? कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कहां होती है? तो हिंद महासागर। कहां होती है? ऐसा नहीं कि अरब सागर कर देना, हिंद महासागर में। और जब ये टकराता है भारत की तटीय रेखा से तब ये दो शाखाओं में बट जाती है। क्लियर सभी का? यहां तक। आगे यहां से अपन बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है कुछ बातें अपन वर्षा काल को लेकर और भी करने वाले हैं। मानसून कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, हम सारी बातें समझ चुके हैं। एंट्री कहां से हो रही है ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब जो आपकी विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। उनमें जो सबसे पहली विशेषता है
वो है औसत वर्षा। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? कोई बताएगा आप में से? हाँ बताएं बताएं, कोशिश करें, ट्राई करें। 40 सेंटीमीटर? हाँ 50? और कोई? राजस्थान के अंदर औसत वार्षिक वर्षा की जब आपसे बात की जाती है तो कितनी हो जाएगी? 57.1 सेंटीमीटर, 57.1 सेंटीमीटर। ये क्या है? औसत वार्षिक वर्षा है। फिर ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट अपने को अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है यहां पे झालावाड़। क्या हो जाएगा? झालावाड़ के बाद में कौन आएगा? बांसवाड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन यहां पे जोड़ ले, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, कल बात हो चुकी है इसके बारे में। वेरी गुड, बिल्कुल सही, माउंट आबू। माउंट आबू। इसी क्रम में आपसे और ये प्रश्न पूछ ले कि न्यूनतम वर्षा वाला स्थान या जिला, सॉरी आपका, न्यूनतम वर्षा वाला जिला। पहले जिला ले लेते हैं फिर स्थान ले लेंगे। वेरी गुड, जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। तो न्यूनतम वर्षा जो होती है वो होती है जैसलमेर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो है वह भी जैसलमेर के अंदर है। नाम है इसका सम जैसलमेर। सम कहां आ रहा है दोस्तों? रेत के टीले हैं यहाँ पे, है ना। और ध्यान रखना कि सम जो क्षेत्र आपका है वहां पे कौन से प्रकार के बालू का स्तूप ज्यादा मिलते हैं, है ना। तो सम जो आपका स्थान है वहां पे किस प्रकार के बालू का स्तूप ज्यादा मिलते हैं? फटाफट से कमेंट कीजिएगा जो लोग लाइव यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चलते अपन आगे, यहाँ पर इसका आंसर मैं भी आपको देने वाला हूं, उससे पहले कमेंट देख लेंगे फिर अपन। यहाँ देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो आपका है वो झालावाड़ है। 100 सेंटीमीटर से अधिक, तो मैं प्लस लिख देता हूं यहाँ पे, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा। फिर जो आपका है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, वहां पर बरसात है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में न्यूनतम वर्षा जो आपकी हो रही है वो जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला जिला या स्थान कौन सा है, ठीक है, या जिला अगर आपसे पूछे तो उस समय आपको ध्यान में भारत की बात आप कर रहे हो तो लेह लद्दाख वाला पोर्शन है। ठीक है, और राजस्थान में अपना कौन सा है? अपना जैसलमेर है। इस चीज को आपने को ध्यान रखना है। आगे यहां से हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि न्यूनतम वर्षा वाला जो स्थान आपसे है पूछेगा तो सम, और सम में बरसात होती है 0 सेंटीमीटर। सम में बरसात कितनी होती है? 0 सेंटीमीटर। तो ये चीजें तो हमको ध्यान रखनी है। इसी के साथ में अपन दो बातें और जोड़ेंगे। उनमें से पहली जो बात अपने को देखनी है वो देखनी है औसत वर्षा दिन। क्या पूछ सकता है आपसे? औसत वर्षा दिन, कि राजस्थान में औसत वर्षा दिनों की संख्या कितनी है। और उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये वर्षा दिन होता क्या है, किसे कहेंगे वर्षा दिन। मान लो अभी आप यहां बैठे हो और ये क्या है आपका? ये वर्षा ऋतु है। क्या है? मान लो सपोज, हालांकि अभी शीतकाल आने वाला है पर अपन मान रहे कि वर्षा ऋतु है और बाहर अचानक से बारिश हो गई। ठीक है, 5-10 मिनट बारिश हुई और बंद हो गई, तो क्या यह दिन बरसात वाला दिन काउंट होगा? नहीं होगा। कोई बात नहीं, चलो आप पूरे दिन यहां पर बैठे हो, पढ़ रहे हो और फुहार गिर रही है कंटिन्यूटी में, तो क्या ये वर्षा वाला दिन काउंट होगा? होगा। चलो ठीक है, एक और ऑप्शन कि 1 घंटा मूसलाधार बारिश हो गई, तो क्या वो काउंट होगा? अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस बात को समझ लो। किसे हम कहेंगे वर्षा वाला दिन? तो वह दिन जिस दिन बरसात, 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2.5 mm। जिस दिन बरसात 0.25 सेंटीमीटर या 2.5 mm से अधिक होगी, वही दिन क्या कहलाएगा? वर्षा वाला दिन। अब वो वर्षा चाहे 15 मिनट में हो जाए, ठीक है, 1 घंटे में हो जाए, या चाहे पूरे दिन फुहार गिरी लेकिन ये टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो काउंट नहीं करेंगे। इस आधार पर आपका जो है औसत वर्षा दिनों की संख्या हो जाएगी 29 डेज। 29 दिन जो है हमारे यहां पर औसत वर्षा दिन है। तो पहली बात तो ये हो चुकी है। अब हम चलते हैं जिलों के आधार पर बंटवारा कर लेते हैं, स्थान के आधार पर बंटवारा कर लेते हैं कि ज्यादा कहां हो रही है वर्षा और कम कहां पे हो रही है। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछा जाए
कि सर्वाधिक वर्षा दिन वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा दिन वाला जिला। तो अभी क्या पढ़कर आए थे पीछे बताओ? एक तो अपन पढ़ के आए थे झालावाड़, क्या पढ़ के आए थे? तो एक तो मैं ले रहा हूं झालावाड़ को, क्या ले रहा हूं? झालावाड़ को ले रहा हूं, और एक मैं ले रहा हूं बांसवाड़ा को, क्या ले रहा हूं? बांसवाड़ा को। ऐसा क्यों? समझो, झालावाड़ में बारिश होती है 40 दिन, कितने दिन होती है? और जो बांसवाड़ा है वहां पर बारिश होती है 38 दिन, कितने दिन होती है? 38 डेज होती है। अब यहां एक बात ध्यान रखना कि दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है? केवल 2 का। कितने का आ रहा है? 2 दिन का फर्क आ रहा है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि झालावाड़ को हम कहते हैं आर्द्रतम जिला, क्या बोलते हैं? आर्द्रतम जिला। और जो बांसवाड़ा है उसे हम कहते हैं आर्द्र जिला। अब ये आर्द्रतम जिला और आर्द्र जिला क्या है उसको समझने के लिए एक बहुत आसान सा एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं साथियों, कि आर्द्र और आर्द्र में क्या आपका जो है डिफरेंस आ रहा है। हालांकि दोनों गीले हैं, दोनों कैसे हैं? गीले ही है ना, गीले मतलब आर्द्र ही है। एक बात को समझो, आपने क्या किया कि 2 शर्ट लिए, शर्ट अपन जो जैसे है ना वैसे, तो सेम शर्ट ले लिया और दोनों को क्या किया? पानी में भिगो दिया। शर्ट नंबर 1 लिया बाहर आपने और बढ़िया से निचोड़ के झटक के और तार पे डाल दिया, ठीक है। शर्ट नंबर 2 लिया, बिना निचोड़े सिर डाल दिया तार पे। दोनों में से ज्यादा पानी कहां गिर रहा है? शर्ट नंबर 2 में, क्योंकि उसको अपन ने निचोड़ा नहीं। शर्ट नंबर 1 से भी क्या गिर रहा है? पानी गिर रहा है, लेकिन कैसे गिर रहा है? बूंद बूंद। कैसे गिर रहा है? बूंद बूंद। अब दोनों गीले तो है, लेकिन ज्यादा गीला कौन है? सेकंड है। तो जो ज्यादा गीला है उसे क्या बोल रहे हो? आर्द्रतम। तो दोनों में बरसात ज्यादा तो हो रही है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा कहां हो रही है ना? कितने दिन ज्यादा हो रही है? 2 दिन। तो क्या बोला इसको अपन ने? तो राजस्थान का आर्द्रतम जिला कौन है भैया? क्लियर सभी का? अब अपन चलते हैं इसी क्रम में आगे बात कर लेते हैं कि न्यूनतम वर्षा दिन वाला जिला, या न्यूनतम वर्षा दिन वाला जिला कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम वर्षा दिन वाला जिला। क्या बताओगे दोस्तों? पढ़ चुके हो, फटाफट बता दो। तो यहां हो जाएगा जैसलमेर। और जैसलमेर जो आपका है, यहां पर 5 दिन वर्षा होती है। कितनी दिन वर्षा होती है? 5 दिन। अब इस न्यूनतम के साथ में ही मैं एक बात और ले लूं कि न्यूनतम वर्षा दिन वाला स्थान, न्यूनतम वर्षा दिन वाला स्थान, और वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सम। सम कहां आ गया? जैसलमेर में। और मैंने आपसे पूछा था कि भैया जैसलमेर के अंदर टीले कौन से मिलते हैं, तो टीलों का आंसर ढंग से नहीं आ पाया ना, आपका जो है जो लाइव देख रहे हैं उनका आया ना, यहाँ ऑफलाइन से कुछ आया, ठीक है। अपन जो है जब मरुस्थल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक तो टीले जो हवा की दिशा के समकोण पे बनते हैं और एक बनते पैरेलल। तो ज्यादा ऊंचे कौन होते हैं? जो होते हैं अनुदैर्घ्य। तो वहां पर आप देखोगे सम के अंदर क्या है? ऊंचे ऊंचे टीले हैं, और यानी कि वो किसके एग्जाम्पल है? अनुदैर्घ्य के। कौन से बनते हैं टीले? वहां पे अनुदैर्घ्य बनते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां ध्यान रखना, वापस आ जाते हैं पर यहाँ पे कि न्यूनतम वर्षा वाला जो स्थान है वो सम जैसलमेर है, और यहाँ पे 0 दिन बारिश होती है। कितने दिन? मतलब समझ गए कि मान लो फुहार आ गई, लेकिन जो टारगेट अपन रख के आए थे 0.25 सेंटीमीटर वाला, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन आपकी सम जैसलमेर में मिलती है। आगे यहां से बढ़ते हैं, एक और बात यहां जोड़ लेते हैं कि सर्वाधिक वर्षा दिन वाला जिला तो हमने पढ़ लिया। अब इसी में अपन जोड़ लेते हैं सर्वाधिक वर्षा दिन वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा दिन वाला स्थान। तो जब ये आपसे बात पूछेगा तो कहां जाओगे? सिरोही। सिरोही में कहां पे जाओगे? माउंट आबू। कहां जाओगे? तो आप यहां माउंट आबू लिख दो डायरेक्ट, समझ में आ गया अपने, वो सिरोही के अंदर है। 48 डेज, 48 दिन यहां पे क्या होगी? बारिश होगी। क्या होगी? यहां पे 48 दिन यहां पे बारिश होगी। एक और बात यहां जोड़ लेता हूं मैं आपके सामने, फिर अपन आगे जो है लिखने का कार्य चालू कर देंगे। देखो, आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर वर्षा की जो मात्रा है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर बढ़ती है, किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर बढ़ती है, तो हमको ये पता है कि यहां पर हमारा कौन है? जैसलमेर है उत्तर पश्चिम के अंदर, और यहां पे कौन है? हमारा झालावाड़ है। कौन है? हमारा झालावाड़ है। तो अगर आप ये दिशा देखोगे तो ये ध्यान आपको आ रहा होगा, कुछ मैंने बताया था ऐसे करके,
याद आ रहा है? ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? ये दिशा हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, और ये कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट। तो आप ये कह सकते हो कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, या ये भी कह सकते हो कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। और सेम टू सेम लाइन रिपीट हो जाएगी किसके लिए? आंधियों के लिए, के बोलो मुंह से, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर आंधियों की मात्रा बढ़ती है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आने पर आंधियों की मात्रा घटती है। तो ये दोनों बातें अपन ने इस बारे में कर ली है। अब इसी क्रम में अपन आगे और जो है बातों को जोड़ेंगे। उससे पहले जो लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, सभी को नमस्कार एक बार फिर से, और जो लोग जुड़े हुए हैं वो आंसर जो है बराबर देते रहिएगा। तो फटाफट से अब जो है हम क्या करेंगे, लिखना चालू कर देंगे। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो, या जो आप लोग देख रहे हैं लाइव, ये जो क्लास चल रही है वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, और हमेशा आपको जो क्लासें मिलेगी वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम मिलेगी, ताकि आपको जो है अच्छा कंटेंट यहाँ से मिल पाए अपने एग्जाम के लिए। चलिए फटाफट से हम जो है लिखना स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इन नोट्स को। डालें आप हेडिंग में ग्रीष्म ऋतु। कल हमने शीत ऋतु की बात कर ली थी, उसी क्रम में अपन आगे बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु। तो एक काम करते साथियों, लिखने से पहले जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बेनिफिट हो जाएगा, कुछ लोग नए भी आए हैं जुड़ के, तो एक बार अपन फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने जो है पढ़ा क्या क्या है। तो हमने स्टार्टिंग की थी साथियों कहां से? ग्रीष्म ऋतु से। मैंने बताया था कि मार्च, मध्य मार्च जो आपका है उससे क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है, लेकिन मूल जो तारीख आपकी है वो कौन सी है? 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है? तो 21 मार्च को मैंने बता चुका था कि आपका जो सूर्य है वो चमकता है कहां पे? भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, और इस दिन क्या होता है? दिन रात बराबर हो जाएंगे, और इस दिन के बाद से उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, यानी क्या हो जाएगा? गर्मी का प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीष्म काल का प्रारंभ हो जाएगा। उससे आगे हमने बात की थी कि जो मई और जून महीने हैं ये सर्वाधिक गर्म है, मतलब इनमें आपका जो है ग्रीष्म का प्रभाव सर्वाधिक मिलता है। अब अगर ये पूछ ले कि पूरे 12 महीनों में से सबसे ज्यादा गर्म कौन सा महीना है, तो वो हो जाएगा आपका जून का महीना। कौन सा हो जाएगा? और इसी जून के महीने में एक दिन है, और वो दिन कौन सा है? 21 जून। दिन कौन सा है? 21 जून। 21 जून बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए इसलिए है कि इस दिन जो है जो सूर्य आपका चमकता है वो कहां चमकता है? सीधा कर्क रेखा पे चमकता है, और जब सीधी किरणें गिरेगी तो तापमान को बढ़ाएगी, है ना। और 21 जून के बारे में हमको क्या क्या बात याद रखनी है कि इस दिन दिन बड़ा होता है कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में। और जब दिन बड़ा होगा तो रात क्या हो जाएगी? छोटी। अब दिन बड़ा होगा तो क्या होगा? तापमान ज्यादा मिलेगा। क्या हो जाएगा? तापमान ज्यादा मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे गर्म दिन भी हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि जब भी सूर्य किसी रेखा पे चमकेगा सीधा तो क्या होगा? संक्रांति हो जाएगी। तो ये चमक रहा है सीधा कहां पे? कर्क पे चमक रहा है, तो इस दिन क्या हो जाएगा? कर्क संक्रांति। तो अगर पूछे कि कर्क संक्रांति कब मनाते हो, तो कब मनाते हो? 21 जून को मनाते हो। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो हैं इससे बन सकते हैं। आगे हमने बात की थी कि ग्रीष्म काल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो लू है। क्या है? लू है। तो पहली हमको ये बात ध्यान रखनी है कि लू जो है वो क्या है? लू स्थानीय गर्म पवन है, हवा नहीं है। क्या है? स्थानीय गर्म पवन है, क्योंकि पवन चलती है क्षैतिज, जबकि हवा चलती है ऊर्ध्वाधर, या तो ऊपर या नीचे। तो यहाँ पर लू जो है वो क्या है? स्थानीय गर्म पवन है, जिससे केवल राजस्थान नहीं पूरा उत्तर भारत प्रभावित होता है। प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति है उष्ण शुष्क। कैसी है? उष्ण शुष्क। गर्म है और सूखी है। गर्म है और सूखी है। दिशा कैसी है? कहां से कहां चलती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्या आ रहा है? बबूलिया। क्या आ रहा है? बबूलिया आ रहा है। तो बबूलिया के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि जो रेतीली आंधियां हैं उन्हीं को राजस्थान के अंदर स्थानीय भाषा में क्या बोल रहे हैं? बबूलिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बबूलिया। और बबूलिया को उत्पन्न करने में कौन सहायक है? तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, समवहनीय हवाएं सहायक है। कौन सहायक है? समवहनीय हवाएं सहायक है। ये समवहनीय हवाएं क्या होती है? गर्म होकर जब सतह से ऊपर उठेगी तो क्या करेगी? अपने साथ जो है रेत और जो धूल के कण है, जो प्लास्टिक है, कागज है, उन सबको भी ऊपर लेके उठेगी, और जब आगे बढ़ेगी तो क्या बनाएगी? एक भंवर बनाएगी, एक चक्रवात बनाएगी। और सर्वाधिक आंधियां जो हमारी आ रही है वो कहां आ रही है? गंगानगर में। गंगानगर में कितने दिन आ रही है? 27 दिन आ रही है।
और जो आपकी न्यूनतम आ रही है वो कहाँ आ रही है, झालावाड़ के अंदर आपकी आ रही है। इसका हमें ध्यान रखना है। फिर मैंने बताया था कि 2 गड़ा या प्री मानसून, जो प्री मानसून की बारिश है उसे राजस्थान में क्या कहते हैं, 2 गड़ा कहते हैं। प्री मानसून यानी मानसून काल से पूर्व होने वाली वर्षा, और यह वर्षा भी किससे हो रही है, समवहनीय हवाओं से हो रही है। क्योंकि जो पवने ग्रीष्म काल में या जो हवाएं आपकी ग्रीष्म काल के अंदर ऊपर उठी थी, वही हवाएं क्या हो जाएगी, ठंडी होकर नीचे बैठेगी और वर्षा करेगी। और ये वर्षा आपकी जो है मानसून के आगमन से पूर्व हो रही है, इसलिए हमने इसे क्या बोला है, इसे हमने बोला है प्री मानसून। फिर क्या आता है, फिर आता है मानसून काल। क्या आता है, मानसून शब्द बना है अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, ठीक है। और मानसून में क्या होता है कि जब ग्रीष्म काल का समय होता है तो जो पूरा भारत का उत्तरी भाग है यहाँ पे तापमान अधिक होता है और दाब निम्न होता है, तो ये निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। इसकी तुलना में हिंद महासागर जो है वो क्या रहता है, ठंडा रहता है, उच्च दाब का क्षेत्र होता है। और उच्च दाब के क्षेत्र से पवनें कहाँ चलती है, निम्न दाब की ओर चलती है। और इस समय जो है हिंद महासागर में भारत के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम की ओर क्या होता है, मानसून उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, मानसून उत्पन्न होता है। इसीलिए इस मानसून को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। जब यह मानसून यहां से चलकर टकराता है केरल के तट से, तो 2 शाखाओं बढ़ जाता है। एक शाखा जाती है अरब सागर में, तो मानसून बन गया अरब सागर का मानसून। एक शाखा जाती है बंगाल की खाड़ी में, तो मानसून बन गया कौन सा, बंगाल की खाड़ी का मानसून। इसी क्रम में फिर हमने बात यहाँ पे की थी कि जो आपका मानसून अरब सागर का है वो राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगा, तो जल का जो क्षेत्र हमारे निकट में है वो है कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी हमारे निकट में, तो यहीं से मानसून की एंट्री हो जाएगी और राजस्थान में इसकी एंट्री हो जाएगी बांसवाड़ा से। कहां से हो जाएगी, लेकिन इतना पास में समुद्र क्षेत्र होने के बाद में भी पश्चिम राजस्थान में बरसात कम होती है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे अरावली जो है वो इस मानसून के समानांतर है, ठीक है। तो जैसे ही ये आपका एंटर करता है, इसको रोकने वाला कोई है नहीं, ये सीधा ही आगे बढ़ जाता है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में बरसात कम होती है। अब कौन आएगा, बंगाल की खाड़ी का मानसून, लेकिन ये हमसे दूर है, तो आने में क्या लेता है, समय लेता है। आने में क्या लेता है, ये समय लेता है। तो जैसे ही ये एंटर करेगा, तो कहां से एंटर करेगा, झालावाड़ से। अब जब ये एंटर करेगा तो सामने कौन आ गया, अरावली। अरावली ने क्या किया, इसको रोक दिया, रोकते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे बारिश हो जाएगी। इसकी तुलना में यहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है। तो हम ये कहते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बारिश जो हो रही है किससे हो रही है, बंगाल की खाड़ी से। उसी क्रम में हमने आगे बात की थी कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी है। फिर हमने इसी क्रम में बातें जोड़ी थी कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो रही है, न्यूनतम वर्षा कहाँ हो रही है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, न्यूनतम वाला स्थान कौन सा है, वर्षा दिन कितने हैं, सर्वाधिक वर्षा दिन कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है। ये सारी बातें अपन ने इस क्लास के अंदर अभी की है। तो जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके लिए एक गुड न्यूज भी है कि अभी जो दीपावली आने वाली है उसके बाद में 28 तारीख से आपको जो है फ्री लाइव क्लासेस मिलने वाली है, इवनिंग में भी मॉर्निंग में भी। और उसके लिए करना क्या है हमें, तो सबसे पहले तो हमको ये करना है कि इस चैनल को करना है सब्सक्राइब करने के बाद में क्या होगा कि जो आपको क्लासेस यहाँ मिलने वाली, जो कोर्सेज आपको अवेलेबल होने वाले हैं, वो दीपावली के बाद में आपको जो है श्रीजी स्टडी सेंटर की ऐप पर मिलने वाले हैं। तो वो ऐप डाउनलोड करके आप जो है जो दीपावली का ये त्यौहार आ रहा है उसमें अपने एक तो पढ़ाई को थोड़ा सा मजबूत कीजिएगा, और उसके बाद जो कोर्स आपके लॉन्च होने वाले हैं उनमें भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही। तब तक मिलते हैं हम आपसे दीपावली के बाद में। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं एक बार फिर से। और थोड़ा सा जो है दीपावली का टाइम है, तो पहले दीपावली मनानी है जम के।